नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में स्थिर विद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र क्लोज किया जा चुका है। क्लियर साहब? अब ये लेक्चर से हम स्थिर विद्युत की का सेकंड चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी स्थिर विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता पढ़ेंगे। ये सब स्थिर विद्युत की का अंतिम चैप्टर है ना? इस चैप्टर में मोटे तौर पर इस चैप्टर को मोटे तौर पर अपन तीन पार्ट में सोच सकते हैं या समझ सकते हैं। एक पार्ट विभव, दूसरा पार्ट स्थिति ऊर्जा, हालांकि स्थिति ऊर्जा के टॉपिक कम है लेकिन है, तीसरा पार्ट धारिता, और धारिता से लास्ट में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसे संधारित्र कहते हैं। वो लास्ट मतलब इस चैप्टर के लास्ट में सर्किट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना? अब सब इस चैप्टर को अपन तीन पार्ट में देख रहे हैं, विभव, स्थिति ऊर्जा और धारिता। पहले दो पार्ट को आप समझो, विभव और सेकंड पार्ट है स्थितिज ऊर्जा। क्लियर सब? स्थितिज ऊर्जा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को। मैं धारिता को अभी रोके हुआ हूं, मैं पहले इन दो पे फोकस करना चाहता हूं। ये दोनों टॉपिक आपके लिए देखा जाए तो नए नहीं, आपने इन्हें 11th में अगर आप देखें तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में भी पढ़ा है। जब आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने विभव को गुरुत्वीय विभव कहा और स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो स्वाभाविक है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है तो विभव के आगे गुरुत्वीय शब्द जुड़ गया। अब हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की यानी विद्युत पढ़ रहे हैं, तो अब विभव को हम कहेंगे विद्युत विभव और स्थिति ऊर्जा को कहेंगे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आगे कोई चैप्टर आएगा वहां भी ये पढ़ने पड़ सकते हैं। मान लो जैसे चुंबक हुआ तो चुंबक में बोलेंगे चुंबकीय स्थिति ऊर्जा और चुंबकीय विभव। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक तो फिर क्या पढ़ना चाहिए? बेसिक किसका पढ़ना चाहिए? विभव का। और बेसिक किसका पढ़ना चाहिए? स्थिति ऊर्जा का। उनके आगे जो नॉमेनक्लेचर हो रहा है जैसे गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, वो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के यानी हम उस समय पिंडों की बात कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव, विद्युत स्थिति ऊर्जा, तो उस समय आवेश की बात कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय विभव, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, तो स्वाभाविक हम चुंबक की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि विभव और स्थिति ऊर्जा का बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, विद्युत विभव, विद्युत स्थिति ऊर्जा और आगे भी फला विभव, फला स्थिति ऊर्जा सब क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको कोशिश करता हूं इसका बेसिक कंसेप्ट समझाने की। अब देखो साहब, बेसिक कंसेप्ट को कैसे समझे आप? कोई भी चैप्टर जो आपके सामने इंट्रोड्यूस होता है, उस चैप्टर में अगर बल है तो फिर आपको उस पर थोड़ा फोकस होना है। अब कैसे फोकस होना है, मेरी बात को आप समझते चलें। उस चैप्टर में बल इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले ये देखना बल संरक्षी है या असंरक्षी। मान लीजिए बल
असंरक्षी है, सपोज असंरक्षी का मतलब जैसे घर्षण, जैसे शान आदि। अगर आपके द्वारा पढ़े जाने वाले चैप्टर में बल असंरक्षी हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स एटसेट्रा, ठीक है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको स्थितिज ऊर्जा और विभव नहीं पढ़ने हैं। निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल नहीं पढ़ने। क्यों? क्योंकि असंरक्षी बल वह बल है जिनके प्रभाव में किए गए कार्य का संचय नहीं होता, डिपोजिशन नहीं होता, डिपॉजिट नहीं होता। और जिनका संचय नहीं होता या जो डिपॉजिट नहीं होते, स्वाभाविक है वो स्थिति ऊर्जा क्रिएट नहीं कर सकेंगे, विभव पैदा नहीं कर सकेंगे, या उनके कारण विभव और स्थिति ऊर्जा संभव नहीं है। क्योंकि बल ही असंरक्षी है तो डिपोजिशन है ही नहीं, और जो जमा नहीं तो फिर वो स्थिति ऊर्जा वहां इंट्रोड्यूस नहीं होगी, विभव वहां इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो सब पहली बात तो आप समझ गए होंगे, असंरक्षी बल है तो आप दो टॉपिक से मुक्त हो गए, विभव से और स्थिति ऊर्जा से, है ना। अगर बल संरक्षी हैं, अब आ जाइए सब, बल संरक्षी है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, कंसेप्ट है, हर टीचर अपने हिसाब से सेट करता है, हर टीचर की अपनी धारणा होती है, उसका एक अनुभव होता है, उस आधार पर वह एक धारणा को सेट कर लेता है, वो बच्चों को तक पहुंचाने का काम करता है। मैं अपनी निजी धारणा को पहुंचा रहा हूं जो आपको यथार्थ दिखाई देगी या यथार्थ मिलेगी। मैंने भी इन्हीं बुक से देखा है और फिर ये एक ढांचा आपको समझाने के लिए तैयार किया है। संरक्षी बल में अपन जैसे विद्युत बल है ना, चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल, प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थ बल, ये सभी संरक्षी बल हैं जो मैंने आपके सामने लिखे। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझते जाना, ये जो मैं बता रहा हूं ये किसी किताब का पार्ट नहीं है, ये मेरा सोचा समझा एक स्ट्रक्चर है जो बच्चों को समझाने के काम आता है ना। तो साहब जहां भी ये बल हों ये सभी संरक्षी बल हैं, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए वहां पर आपको स्थिति ऊर्जा और विभव पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है उसका कारण समझेंगे अभी, है ना। विद्युत में पढ़ोगे उसको विद्युत स्थिति ऊर्जा कह देंगे, गुरुत्व में पढ़ोगे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कह देंगे। तो मैं विद्युत और गुरुत्व पे फोकस नहीं हो रहा, मैं तो केवल स्थिति ऊर्जा और विभव पर फोकस हो रहा हूं। संरक्षी बल है, चलो असंरक्षी है तो बस आप इन टॉपिक्स यानी विभव और गुरुत्व स्थिति ऊर्जा की आशा ही मत करो। लेकिन बल संरक्षी कौन कौन से मैंने दिखाई दी। तो अब तो में इन बलों के प्रभाव में आप कार्य करते हैं, बहुत ध्यान से समझना सब। बल कौन कौन से वो मैंने लिख ही दिए। इन बल के प्रभाव में आप अगर कार्य करते हैं तो सच बताऊं मैं आपको, इन बलों के प्रभाव में किए गए कार्य को कभी कार्य कहते ही नहीं है। संरक्षी बल के प्रभाव में किए गए कार्य को या तो आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या आप उसे विभव कहते हैं। भले आप अब अनुभव करके देख लेना, है ना। तो संरक्षी बल के प्रभाव में किया गया कार्य कभी कार्य नहीं कहलाता,
उसे या तो स्थिति ऊर्जा कहा जाता है या उसको विभव कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन, आप कहेंगे कि सर कार्य को विभव भी कह देते हैं और कार्य को स्थिति ऊर्जा भी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो अंतर होगा। यस, अंतर है। कार्य किसी आवेश को लाने में, कार्य किसी द्रव्यमान को लाने में, यानी कार्य अगर मात्रा को लाने में करते हैं तो उस कार्य को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे आवेशियों को लाएंगे तो विद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे, द्रव्यमान m को लाएंगे तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहेंगे। तो कोई मात्रा के विस्थापन में कार्य संरक्षी बल के प्रभाव में, वह कहलाता है स्थिति ऊर्जा। अगेन, कार्य, यदि कार्य इकाई मान के विस्थापन में करेंगे, जैसे एकांक धनावेश के विस्थापन में करेंगे, इकाई द्रव्यमान के विस्थापन में करेंगे, तो यदि आप मात्रा इकाई रखेंगे तो संरक्षी बल के प्रभाव में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। और यदि इकाई मात्रा नहीं है तो कार्य को स्थिति ऊर्जा कहेंगे। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि संरक्षी बल के प्रभाव में किए गए कार्य को कभी कार्य नहीं कहते। अगर कोई मात्रा का विस्थापन करते हैं तो स्थिति ऊर्जा बोला जाएगा, है ना? ऐसे समझो आप। और यदि हम इकाई मान का विस्थापन करेंगे तो उसे विभव बोला जाएगा। यह भी हो गया सर। अब बात नंबर 2, विस्थापन कहां से करना है। ठीक है सर, एक एक बात, है ना? विस्थापन वहां से करना है जहां स्थिति ऊर्जा क्या होती हो, 0। विस्थापन वहां से करना है जहां विभव क्या होता हो, 0। अब देखो, जैसे मान लो ये 3 बल हैं, चुंबकीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल। तीनों की नेचर एक सी है। जैसे मैं गुरुत्वीय लिख देता हूं, Gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है, r बराबर अनंत तो बल 0 है, और बल 0 है तो कार्य 0 है, और कार्य 0 है तो स्थिति ऊर्जा 0 है, विभव 0 है। इन तीनों की बात कर रहा हूं, है? तो आपको अगर विद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़नी है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पढ़नी है, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा पढ़नी है, तो विस्थापन कहां से होना चाहिए? विस्थापन अनंत से होना चाहिए। क्योंकि अनंत पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। जहां स्थिति ऊर्जा 0 होगी, विस्थापन वहीं से ही करना है। अगर आप गुरुत्वीय विभव पढ़ रहे हो, विद्युत विभव पढ़ रहे हो, तो आपको विस्थापन कहां से करना पड़ेगा? जहां पर विभव 0 होता हो। विभव 0 कहां होता है? अनंत पर। तो यहां भी आपको विस्थापन कहां से करना है? अनंत से। क्लियर सर? लेकिन अब ये बात हर जगह लागू नहीं है। जैसे मान लो आप प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात करो, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात करो तो फॉर्मूला देखो, है ना? या प्रत्यानयन बल की बात करो तो प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला F बराबर -kx, x बराबर 0 तो F बराबर 0, और F बराबर 0 तो W बराबर 0, यानी U बराबर 0। तो अगर आप प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे तो जहां से स्थिति ऊर्जा 0 वहां से विस्थापन करना पड़ेगा। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा
x बराबर 0 पर 0 होती है, तो यहां पर विस्थापन आपको करना पड़ेगा 0 से, है ना। यानी अगर स्थिति ऊर्जा पढ़ रहे हैं आप, तो विस्थापन में ये तो कार्य लिख देता हूं, एफ डॉट डी आर, है ना। विस्थापन अनंत से और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, यही कार्य यहां पर अनंत से आर तक। वह कार्य अगर मात्रा का है तो स्थिति ऊर्जा कहना है, और कार्य इकाई मान का है तो विभव कहना है, लेकिन कार्य का फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन अगर आप प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात करें, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा में कहां से विस्थापन करना है? कार्य तो वही, बल इंटू विस्थापन, लेकिन 0 से। तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, है ना। जबकि विद्युत, चुंबकीय और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बल यदि संरक्षी है तो जो आप कार्य करोगे उस कार्य को कभी कार्य कहते ही नहीं है। उस कार्य को या तो विभव कहते हैं या उस कार्य को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा तब कहेंगे जब किसी मात्रा का आप विस्थापन करेंगे, कहां से करेंगे? अनंत से। विभव तब कहेंगे जब आप इकाई मात्रा का विस्थापन करेंगे, कहां से करेंगे? अनंत से, है। तो कहने का मतलब, अब मेरे से कोई कहता है कि विभव की गणना कीजिए, तो मैं समझ जाता हूं कार्य की गणना करनी है। मेरे से कोई कहता है कि स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है, तो मैं समझ जाता हूं कार्य की गणना करनी है। अगर मात्रा का विस्थापन लूंगा तो कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाएगा, और इकाई मान का विस्थापन लूंगा तो कार्य विभव कहलाएगा। तो सब इस चैप्टर का जो शुरू का जो 2 पार्ट है, 2 विभव और स्थिति ऊर्जा, इसका थ्योरी जो है वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। शुरू के 2 टॉपिक की बेसिक इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता पड़ना चाहिए कि विभव के क्या मायने हैं, स्थिति ऊर्जा के क्या मायने हैं। जो मैंने आपको एक संक्षिप्त में, ये मान के चलो कि इस फ्रेम को अगर आप समझ जाते हैं तो ये फ्रेम आपके शुरू के 2 टॉपिक खत्म। इनमें अब 2 टॉपिक में कुछ भी बचता नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं अब इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्थिति ऊर्जा का एक सामान्य सूत्र निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं उसी रिदम में आ जाऊंगा। मतलब विभव पढ़ूंगा, फिर विभव को खत्म करूंगा, स्थिति ऊर्जा पढ़ूंगा, फिर स्थिति ऊर्जा को खत्म करूंगा, धारिता पढ़ूंगा और फिर संधारिता पढ़ूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले स्थिति ऊर्जा का सामान्य सूत्र, अब क्योंकि अपन चैप्टर स्थिति विद्युत की पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको कह दूं विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो कभी मैं विद्युत कहना भूल भी जाऊं तो आप समझ जाना जो चैप्टर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात चलेगी, है ना। तो सर अब अगला टॉपिक ध्यान से, है ना। ये सब विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र, है ना। इसमें मैं अभी आपको जो बात मैंने समझाई है उसी को प्रमाणित करने के लिए ये मैं आपको एक सामान्य सूत्र निकाल के दिखा रहा हूं, है ना। मैं देखो वो का वही बोलूंगा। अब मैं विद्युत स्थिति बोल रहा हूं तो देखो क्या बोलता हूं, अनंत से, ठीक है ना। पेन चेंज कर लूं मैं चीज वही बोलूंगा जो आपको समझा चुका। अनंत से आवेश Q या Q0 मात्रा है, Q हो चाहे Q0, से टेंशन मत लो। अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिना त्वरण के आप
उसको बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिना त्वरण के बोलना एक मास्टर के लिए जरूरी है, एक लेक्चरर के लिए जरूरी है। आपके लिए वो चीज कोई बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ रही आपकी उसकी, हमें तो कहीं जरूरत पड़ती है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो सब देखो, मैं बिल्कुल सेट हूं माइंड से, क्योंकि मैं इस फ्रेम को समझे हुआ हूं। तो अनंत से परीक्षण आवेश को, मैं तो जानता हूं कार्य ही बोलना है मुझे ना, अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में, मैं विद्युत विभव विद्युत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहा हूं इसलिए विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में बिना त्वरण के, अब बिना त्वरण के का क्या अर्थ है वो भी बताता हूं, विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि विस्थापन अनंत से नहीं है, नो, इसको मिटा देते हैं ना, ये बोलने में ठीक रहेगा, तो फिर यहां पेपर पे आ जाएगी बात। अगर विस्थापन अनंत से नहीं है तो किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अनंत से होगा तभी स्थिति ऊर्जा कहना, अगर अनंत से नहीं तो उसको स्थिति ऊर्जा मत कहना, फिर वो स्थिति ऊर्जा का अंतर कहलाएगा। दोबारा सुनेंगे आप परिभाषा। अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बिना त्वरण के विस्थापित करने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि विस्थापन अनंत से नहीं तो किए गए कार्य को विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा का अंतर कहा जाता है। अब ये पूरी बात मैं आपको दिखाता हूं, है ना। ये सब कोई आवेशित पिंड है, बात को समझिएगा साहब, है ना। स्थिति ऊर्जा का अंतर क्यों कहते हैं वो भी अपन बता देंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र असमान है। मैंने एक जगह पर विद्युत बल रेखा से दिखा दिया, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी, धन से बल रेखाएं निकलती। मुझे दो बिंदुओं के मध्य, ये मैंने ए ले लिया बिंदु, ये बिंदु बी ले लिया, इनके मध्य Q0 को विस्थापित करना है। मैं तो जानता हूं कि मैं जो कैलकुलेशन करने जा रहा हूं वो कार्य है। अब पहले ये देखें कि बिंदु ए पर Q0 बल अनुभव करता है, यस करेगा। अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है तो आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। एक एक चीज अलग अलग कलर से, ताकि बहुत चैप्टर का स्टार्ट आपके लिए बहुत शानदार हो, है ना। तो सब मैंने इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र मान लिया कैपिटल ई। स्वाभाविक है Q0 पॉजिटिव, बॉडी भी पॉजिटिव है, ये आवेशित पिंड, आवेशित पिंड, तो बॉडी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो विद्युत बल, ये मैंने लिख दिया विद्युत बल F बराबर QE, ये वेक्टर फॉर्म लिख दी। E का मतलब इलेक्ट्रिक, है ना। तो विद्युत बल इस दिशा में लगेगा, यानी धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, ये आपको पहले बात। लेकिन आप तो विद्युत क्षेत्र में आ रहे हो, ए से बी दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, तो स्वाभाविक है आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक्सटर्नल यानी बाह्य बल की आवश्यकता होगी, आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा।
क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं ले जा रहे हो, बी से नहीं ले जा रहे हो आप, बल्कि ए से बी विस्थापित कर रहे हो। किसको? क्यू जीरो को। तो आपको, क्योंकि विद्युत बल आप जिस दिशा में विस्थापित करना चाहते हो उसके विरुद्ध है, आप तो इधर विस्थापित करना चाहते हो, जबकि विद्युत बल तो इस दिशा में है। तो स्वाभाविक आपको बाह्य बल आवश्यक होगा। चलो सर, बाह्य बल द्वारा अल्प विस्थापन dx, ये मैंने साहब एक छोटा सा पीस यहां पर ले लिया है ना, जहां पर मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया उसी जगह पर, है ना। तो सब बाह्य बल द्वारा आवेश Q0 को अल्प विस्थापित dx करने में किया गया कार्य। हर चीज को बड़े शानदार तरीके से देखिएगा। F एक्सटर्नल डॉट dx, क्लियर? इतना कार्य करना पड़ेगा। अब बताता हूं मैं आपको इस बात का अर्थ कि मैंने बिना त्वरण क्यों कहा, है ना। बिना त्वरण कहने के पीछे क्या है कि सब बिना त्वरण के है, तो कम से कम आप जो बल लगाएं वो किसके बराबर होना चाहिए? विद्युत बल के बराबर। तो परिणामी बल जीरो हो गया, और परिणामी बल जीरो हो गया तो त्वरण जीरो हो गया। भाई देखो, आप लाओगे एस से बी, विरोध हो रहा है एफ बराबर क्यू ई का, ये क्यू जीरो है ना, इसका इतना ये विद्युत बल है, आप इसके विरुद्ध लेके जा रहे हो। तो ये अगर मान लो 10 न्यूटन है, तो आप 10 से ज्यादा कुछ भी लगाओ, 11 न्यूटन लगाओ जब भी इधर जाएगा, 25 न्यूटन लगाओ जब भी इधर जाएगा, 50 न्यूटन लगाओ जब भी इधर जाएगा, क्लियर। लेकिन कम से कम 10 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा। ज्यादा को तो कोई मतलब ही, ज्यादा तो 500 न्यूटन हो, ज्यादा तो 300 न्यूटन हो, ज्यादा तो 200 न्यूटन हो। ये 10 न्यूटन है तो कम से कम कितना लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा। फिर ज्यादा की तो कोई माप नहीं। इससे मैंने कहा बिना त्वरण के। बिना त्वरण के मतलब मैं बाह्य बल उतना ही लगाऊंगा जितना विद्युत बल मेरा विरोध कर रहा है, या विद्युत बल के बराबर। तो आवेश Q0 को परिणामी बल शून्य यानी बिना त्वरण के हो गया। तो साहब, क्योंकि F एक्सटर्नल मिनिमम, एक बार लिख देता हूं, ये किसके बराबर होना चाहिए? विद्युत बल के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा है। ये कितना है सर? माइनस विद्युत बल कितना? Q0 E। अब सब आप F एक्सटर्नल का मान रख सकते हैं, अतः F एक्सटर्नल, सॉरी F एक्सटर्नल का मान तो निकाल ही दिया ना अपन ने। तो सब अतः अपन मान रखे ना DW, वापिस उसी इक्वेशन पे आ गया। F एक्सटर्नल कितना? माइनस Q0 E डॉट dx। ये सब अल्प विस्थापन में कार्य आवेश Q0 के, है ना। अब यदि या यूं कहते हैं, क्योंकि Q0 का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु बी में, या Q0 का विस्थापन विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित बिंदु ए से बिंदु बी हो रहा है, तो बिंदु ए से बिंदु बी विस्थापन में कुल कार्य W ए बी, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, यह बी तथा ए के मध्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। और समीकरण 1 के समाकलन से तो Q0 को तो बाहर निकाल दो। कहां से लाना था? सॉरी, ए से बी, तो सब ए से बी
ई डॉट dx। ठीक है सर। तो सर अब मैं ये भी समझा देता हूं आपको, है ना। तो सर अल्प विस्थापन में कार्य, तो ये रहा समीकरण 1 द्वारा। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए से आवेश को बिंदु बी विस्थापित करें तो किया गया कार्य बी तथा ए के मध्य स्थित ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। समीकरण 2 है ना। तो अगर दोनों बिंदु, अब ऐसे समझ लो इसको स्थित ऊर्जा का अंतर क्यों कहते हैं, मैं उसको छोटे से में समझाता हूं। एक बार के लिए इस टॉपिक को ये रोक के छोटे से में समझो। देखो सर, ए और बी दोनों विद्युत क्षेत्र में है। अनंत पर तो बल 0 होता है, इसलिए कार्य भी 0 होता है। अब बात को ध्यान से समझ लेना छोटे से में। तो यहां आपने क्यों 0 रखा था अनंत पर, वहां बल 0 था तो कार्य 0 था, तो वह स्थिति ऊर्जा 0 थी, और स्थिति ऊर्जा 0 थी तो विभव 0 था। अब इस अनंत से मान लो हम 5 सेंटीमीटर दूर आ गए, तो 5 सेंटीमीटर दूर आ गए यानी किसी विद्युत क्षेत्र में आ गए। अपन जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की परास अनंत होती है, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां तक रहता है, अनंत तक। तो अपन कहीं ना कहीं एक बिंदु आवेश की कल्पना कर लें जो स्थिर रखा हुआ है। अब जैसे इसको 5 सेंटीमीटर दूर उठाएंगे तो ये तो Q0 को क्या करेगा, वो बिंदु आवेश जिसके क्षेत्र में हम ले जाना चाह रहे हैं वो इसको अनंत से हटाते ही क्या करना चालू कर देगा, प्रतिकर्षित करना चालू करेगा। यानी अब बल 0 नहीं होगा। अनंत पे तो 0 था, लेकिन अनंत से आपने 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर दिया, 10 मीटर विस्थापित कर दिया, तो भैया फिर आपने वहां से विस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब आप किसी स्थिर आवेश के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। यही कहते हैं स्थिर आवेश का क्षेत्र अनंत तक होता है। तो फिर आप किसी न किसी आवेश के क्षेत्र में जाओगे, और किसी आवेश के क्षेत्र में जाओगे तो या तो वो आपको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, यानी बल तो अब 0 नहीं हो सकता। तो अब तो बल है, और बल है तो कार्य है। तो सब आपने आवेश Q0 को कहां दिखाया, विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर दिखाया। बड़ा प्यार से समझना है, इससे लेक्चर को आप 2 बार सुनना है ना शुरू से ही, क्योंकि मैं इसको इसलिए बहुत तरीके से ले रहा हूं। तो सब आपने आवेश Q0 को कहां रख रखा है, ए पर। तो ए पर रख रखा है तो भैया ए पर इसको लाया कौन, कौन कोई लाया होगा। अब कौन कोई लाया है तो उसने कार्य किया है, उसने मान लो 500 जूल कार्य किया है। तो बिंदु ए पर स्थिति ऊर्जा कितनी हुई, 500 जूल। अब आप तो ए से कहां ले जा रहे हो, बी पर। मान लो बी पर स्थिति ऊर्जा हो जाती है 700 जूल, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना, 200 जूल ही तो होगा। 700 जूल थोड़ी हो सकता है। 500 जूल तो पहले कोई कर चुका था, क्योंकि आपको तो आवेश डायरेक्ट काम बताया गया Q0 पे, यानी विद्युत क्षेत्र में। ये बिंदु विद्युत क्षेत्र में है, क्योंकि मैंने विद्युत क्षेत्र दिखा रखा है ना। तो बिंदु है तो ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र में है। जब बिंदु है ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र में है तो फिर ए तक लाया कौन, कौन कोई लाया। मान लीजिए उसने लाने में कार्य वो अनंत से लाया होगा ना, अनंत से लाने में उसने कार्य किया 500 जूल। आप तो ऐसे भी ला रहे हो ना, आप तो ऐसे भी ला रहे हो। तो मान लो स्थिति होगी 700 जूल, तो आपने तो 200 जूल कार्य किया। आप यूं कहोगे कि मैंने 700 जूल कार्य किया, पॉसिबल ही नहीं। तो आपके द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर हुआ, U2 माइनस U1, यानी स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर हुआ। तो सब बिंदु ए विद्युत क्षेत्र में है, इससे मैंने कहा समीकरण 1 का समाकलन करें, क्योंकि हम वह कार्य जानना चाहते हैं जो ए से बी तक लाने में किया गया। तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य बिंदु बी, बाद वाला बिंदु, वह बिंदु ए 700 माइनस 500 है, उधर से ऊपर से मत। तो बिंदु ए बी और बिंदु ए के मध्य स्थित ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है ना।
अनंत से लाओगे तो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, लेकिन अगर अनंत से नहीं लाए तो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसी प्रकार मैं यहां भी एक बात और क्लियर कर दूं थोड़ी सी, है ना। इसी प्रकार अगर एकांक धनावेश या इकाई मात्रा को आप अनंत से नहीं लाए तो किए गए कार्य को विभव का अंतर बोलना, वो विभव नहीं हो सकता। विभव तो तभी बोलना जब कहां से लाओ, अनंत से ना। जब तो अब वो बात आपके दिमाग में क्लियर होगी, है ना। तो आ जाओ वापिस अपनी बात पर। अब बात यहां तो हो गया किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर है, यह बराबर होता है। अब देखो, मान लो ए बिंदु को मैं शिफ्ट कर दूं कहां पर, अनंत पर। ये रहा बिंदु। अगर मैं ए बिंदु को अनंत पर शिफ्ट कर दूंगा तो अनंत पर F0 हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जनरली अपन देखें तो F बराबर, ये वो कूलाम वाला बता रहा हूं अपने समझने बतो, R अनंत तो स्वाभाविक रूप से बल 0, और बल 0 तो कार्य 0, और कार्य 0 तो स्थिति ऊर्जा और विभव 0। ठीक है। तो सब मान लीजिए बिंदु ए कहां पर स्थित है, अनंत पर। अब ध्यान से समझना बात। तो अब ऐसे भी मत बोलो, तो अनंत से बिंदु बी तक Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखो सब, समीकरण 2 से अनंत से बी विस्थापित कर रहे हैं ना, तो यहां लिख देंगे UB माइनस U अनंत इज इक्वल टू माइनस Q0 अनंत से B E डॉट dr, है ना। अब क्योंकि ये देखो, ये बात को समझो, क्योंकि U अनंत तो क्या है, 0 है ना। तो अब यहां माइनस क्या रहा, कुछ भी नहीं बचा, 0 ही बचा। Q0 अनंत से, इन जनरल लिख देते हैं इसको R, B तो ठीक है आप जान रहे हो, मैं जान रहा हूं, व्यापक रूप में इसको B की जगह मैंने लिख दिया, क्योंकि U अनंत इज इक्वल टू 0। तो अगर आप आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु B पर विस्थापित करते हो तो किया गया कार्य बिंदु B पर स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, या किए गए कार्य को बिंदु B पर स्थिति ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो सब सीधी सी बात है। आप देखो, इसको पेज को चेंज करता हूं उस पेज से, है ना। अगर आप कह रहे हैं स्थिति ऊर्जा का अंतर UB माइनस UA, तो कार्य ऐसे B E डॉट dr किसके विस्थापन में, Q0 के विस्थापन में। और अगर आप कह रहे हैं स्थिति ऊर्जा, तो ये तो 0 ही गया, तो कार्य कहां से कहां तक, अनंत से, व्यापक रूप में लिख देता हूं मैं R E डॉट dr, है ना। अगर मान लो कोई ये न भी बताए अपने को, तो साफ दिख रहा है ये कार्य कहां से कहां तक के विस्थापन में, A से B के विस्थापन में। इस कार्य को आप स्थिति ऊर्जा कह नहीं सकते, इस कार्य को क्या कहना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा का अंतर। यह साफ दिख रहा है विस्थापन कहां से कहां तक है, अनंत से R तक, विस्थापन अनंत से है, तो इस कार्य को
विद्युत स्थिति यानी स्थिति ऊर्जा कहेंगे, है ना? क्लियर? अब आप परिभाषा को एज इट इज समझ लीजिए। अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बिना त्वरण, है ना, बिना त्वरण लाने में, बिना त्वरण क्यों? क्योंकि बाह्य बल किसके बराबर माना मैंने? विद्युत बल, यानी परिणामी बल क्या है? 0। बिना त्वरण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किंतु यदि हम अनंत से विस्थापन न करें, विस्थापन विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य हो, तो फिर कार्य को विद्युत स्थिति ऊर्जा का अंतर कहा जाता है ना? तो कब विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं और कब विद्युत स्थिति ऊर्जा का अंतर, है ना? वो दोनों चीजें बता दी। आप समाकलन की लिमिट से पहचान जाइएगा। लिमिट अनंत से नहीं है तो वो स्थिति ऊर्जा का अंतर है, और लिमिट अनंत से है तो स्थिति ऊर्जा है। अब मैं लास्ट में आपको एक चीज बताता हूं, ये चीज ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कार्य संरक्षी बल के प्रभाव में कार्य सदैव स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है ना? ठीक है ना? कार्य ऑलवेज बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यह हमेशा ध्यान रखो आप। अब वो तो आप कहां ले गए? अनंत पर। अनंत पर जब आप ले जाते हो तो अनंत पर स्थिति क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो फिर W बराबर U भी बचता है, यानी B बचता है। तो कहने का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि मूल बात तो यही है कि कार्य सदैव स्थिति के अंतर के बराबर होता है ना? अब U भी माइनस U है, पर मैं UA को 0 कर दूं तो UA को 0 करते ही फिर आप क्या कहने लग जाएंगे? कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो भाई मैंने UA को 0 किया है ना, मैं कहां ले गया? अनंत पर। अगर मैं अनंत पे ले जाता तो बल 0 नहीं होता, बल 0 नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र 0 होता, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता तो स्थिति ऊर्जा 0 नहीं होती। अब मैंने क्या है, बिंदु A को अनंत पर ले गया तो बिंदु A पर स्थिति ऊर्जा 0 होगी, तो ये पार्ट गायब हो गया। अब ये पार्ट गायब होती है, आपको W बराबर क्या दिख जाता है? U भी। तो आप कहते हो कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर है, और ऊपर कहते हो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर है। तो ऊपर इसलिए कहते हो कि ऊपर आपको मैंने बता ही नहीं था कि कहां पर स्थिति 0 है, पर मैंने कहा अनंत पर स्थिति 0 है, तो आपने एक को कहां ले गए? अनंत पर। अगर मैं आपसे कह दूं कि अनंत पर स्थिति ऊर्जा 0 मत माने या नहीं मानी जाएगी, फिर क्या करोगे आप? अगर अनंत पर स्थिति 0 नहीं होती तो फिर आप क्या कहोगे? किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो ट्रुथ तो यही है कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर। ठीक है ना? तो सब ये कंसेप्ट हुआ। आज तो इस कंसेप्ट की ही चर्चा होगी, है ना? फिर साहब जो मूल अपने को चालू करना है, मूल अपना चालू स्थिर विद्युत विभव से होगा, है ना? अब अपने को विभव पढ़ना कंफर्ट हो जाएगा। उसका रीजन है सीधा सीधा कि हमने पहले ये फ्रेम समझ लिया, है ना? इस फ्रेम को समझने के बाद हम मानसिकता, एक बात समझना, आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं, हो सकता है अब तक वो अप्रोच नहीं कर रहा हूं, पहले आप उसको थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कीजिए, उसको थ्योरेटिकली थॉट कीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना, संरक्षी बल के प्रभाव में किए गए कार्य को कार्य नहीं कहते, वो कार्य या तो स्थिति ऊर्जा कहलाता है या विभव कहलाता है। कोई मात्रा विस्थापित की गई तो उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं, अगर एकांक स्थापित किया इकाई मान तो विभव कहलाता है। तो वो कह रहे हैं, तो फिर उनको कुछ चीजों को क्या होता है, मैं आपको ऐसा समझाना चाहता हूं,
कुछ चीजों को जड़ों के रूप में दिमाग में बिठाना पड़ता है, तभी उनका आगे काम चलता है। तो कुछ चीजें ऐसी जिनको जड़ के रूप में एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। क्या साहब ये होता है, वो उसका प्रॉफिट होगा, उसका आपका आगे भी चैप्टर्स में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो साहब यहाँ पे ये चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। फिर उसके बाद अपन ने जो नेक्स्ट बताया, एक सामान्य कैलकुलेशन करके बता दिया, एक आवेशित पिंड ले लिया जिसके कारण विद्युत क्षेत्र ले लिया, ये सब कार्य ही निकाल के बताया, बिना त्वरण का अर्थ समझा ही दिया, ये अल्पांश विस्थापन में कार्य, और यदि आप इससे बी ए और बी दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, इसने किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर। लेकिन अगर आप ए को अनंत पर ले जाते तो किए गए कार्य को बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसको फिर आगे अपन ने नेक्स्ट पेज पर और एक्सप्लेन कर दिया कि साहब लिमिट से पता पड़ जाता है, अगर समाकलन की सीमा अनंत से स्टार्ट नहीं हो रही, अनंत से स्टार्ट नहीं, तो उसको स्थिति ऊर्जा नहीं बोलेंगे, विभव नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सीमा स्टार्ट हो रही है अनंत से, तो फिर आप 100% विद्युत विभव बोलोगे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बोलोगे, प्रत्याश की बात नहीं चल रही है, पर तो साहब सीमा से पता पड़ जाता है, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी देन स्थिति ऊर्जा कन्फर्म, और नॉट स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी तो स्थिति ऊर्जा हो ही नहीं सकती। तो व्यंजक से पता पड़ जाता है सीधा सीधा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सत्य तो यही है कि किया गया कार्य सदैव स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। वो अब अलग बात है कि आप कह दो कि साहब बिंदु ए अनंत पर होता और अनंत पर आप स्थिति ऊर्जा को क्या मान लेते हो, 0, तो फिर आप जैसे ही ए को अनंत पे ले जाते हो तो इसका एक पार्ट गायब हो जाता है ना। एक पार्ट गायब हो जाता है तो फिर आपका जो बचता है वो W बराबर यू भी बचता है ना। अब W बराबर यू भी बचता है तो फिर आप कहते हो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर है, क्योंकि आप एक को कहां लेंगे, अनंत पर। छोटे सी बात से मैं समझा देता हूं लास्ट में। जैसे मान लो टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस 0 डिग्री से, अब एक पानी बॉईल हो रहा है, बात को समझना सब, 2 मिनट की बात है, और इसे एक पानी बॉईल हो रहा है ना। टेम्परेचर भी बताना है इसका अपने को, और टेम्परेचर डिफरेंस भी बताना है 0 से। तो साहब गर्म हुआ, इसका टेम्परेचर 10, 0 से डिफरेंस भी 10 ही हुआ। टेम्परेचर 20, 0 से डिफरेंस भी 20 ही हुआ। टेम्परेचर 30, 0 से डिफरेंस भी 30 ही हुआ। अब अभी आपको एक चीज दिख रही होगी कि यार ताप भी समान है और तापांतर भी वही है, तो भैया आप अंतर किससे ले रहे हो, 0 से। इससे आपको ऐसा दिख रहा है। लो चलो साहब आप तापांतर बताओ 5 डिग्री से। अब ताप 10 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री से अंतर कितना हो गया, 5। ताप 20 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री से अंतर कितना हो गया, 15। ताप 30 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री से अंतर कितना हो गया, 25। अब ऑटोमेटिक डिफरेंस आ गया, क्योंकि अब आपने अंतर कहां से लिया, 5 डिग्री से। जब आप 0 डिग्री से ले रहे थे तो आपको दोनों क्या दिख रहे थे, सेम दिख रहे थे, है ना। लेकिन आपने 5 को आधार बनाकर जब टेम्परेचर डिफरेंस दिया तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहां भी यही बात मैं कह रहा हूं कि सत्य तो यही है कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। अब लेकिन आप एक को हटा दो, जैसे मैं इस पे दिखा रहा था कि साहब होना तो यही है कि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा का डिफरेंस, लेकिन अगर मैं इसमें से यू हटा दूं तो आप क्या कहोगे, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर। अब यू क्यों हटा, क्योंकि आप एक को कहां ले गए, अनंत पर, है ना। अगर उठा के मैं कहता हूं अनंत पर स्थिति 0 नहीं होती तो फिर आप वापस वहीं आ जाओगे, फिर तो आपको यही लिखना पड़ेगा, है ना। तो साहब ये तो कंसेप्ट ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी, और कल से फिर अपन इसको विभव को चालू कर देंगे। अब विभव चालू करना आसान रहेगा। आप इस कंसेप्ट को समझिए, फिर आगे और चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।